हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हो? उम्मीद है कि बढ़िया ही होगे। बाकी हमारा स्टडी में जो टॉपिक चल रहा था, जैसे कि मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, विशिष्ट बालक एक्सेप्शन चिल्ड्रन चल रहा था, जो हमने पहले पीरियड में पढ़ा है। और आपको पहले पीरियड में समझाया गया था कि विशिष्ट बालक कहते किसे हैं, एक्सेप्शन चिल्ड्रन कौन होते हैं, और फिर उनके प्रकार कौन कौन से होते हैं, टाइप्स कौन कौन से होते हैं, उन पर चर्चा कर रहे थे। इनमें हमने पहले पीरियड में जो पढ़ा था वो पढ़ा था कि जो फिजिकली हैंडीकैप होते हैं, शारीरिक रूप से जो असक्षम होते हैं, नंबर 1। उसके बाद नंबर 2 पढ़ा था जो पिछड़े बालक होते हैं, बैकवर्ड चिल्ड्रन। उसके बाद हम जो नंबर 3 पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे मन बुद्धि बालक, मेंटली रिटार्डेड। और फिर वो पीरियड बीच में हमने रोक दिया था क्योंकि उसका समय ज़्यादा होने वाला था, क्योंकि एक पीरियड हम लगभग 40 से 50 मिनट का रखते हैं ताकि सुनने वाले को और समझने वाले को भी ज़्यादा अवधि ना लगे और सारे काम ठीक ठाक होते रहे। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। अब जो मन बुद्धि बालक का जो चल रहा था उसी में कंटिन्यू करना है अभी थोड़ा सा। तो हेडिंग तो वही है, मन बुद्धि बालक। लिख देता हूं मैं दोबारा से, मन बुद्धि बालक, मेंटल रिटार्डेड बोला गया था, रिटार्डेड चाइल्ड या चिल्ड्रन। ठीक, ये तो मेन हेडिंग हो गया। और इसके अंदर ये हेडिंग है कुछ अन्य प्रकार, कुछ अन्य प्रकार। आपने इसे पहले पीरियड में पढ़ा है। वहां मन बुद्धि बालकों के 4 प्रकार बताए गए थे, जिसमें सबसे नंबर 1 था जड़ बुद्धि, है ना, इडियट। उसके बाद हीन बुद्धि, इम्बेकाइल। उसके बाद मूढ़ बुद्धि, मोरॉन। और फिर सीमांत मन बुद्धि, बॉर्डरलाइन फीबल माइंडेड, ये बताया गया था। अब इसी श्रेणी में कुछ अन्य प्रकार भी आते हैं, अदर टाइप्स भी आते हैं, और ये काफी इंपोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये शब्द कई बार अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो जो मैं बताने वाला हूँ आप बहुत ही ध्यान से आप इसे सुने और समझें। तो इसमें जो पहला पॉइंट आता है बच्चों, उसे कहते हैं मंगोलिज्म। क्या कहते हैं? मंगोलिज्म। लिख के दिखा देता हूं पहले आपको। मंगोलिज्म हिंदी में ऐसे लिखा जाएगा, है तो सभी इंग्लिश के शब्द। तो MONGOLISM, मंगोलिज्म। ठीक, अभी जो मंगोलिज्म है, ये जो शब्द है, जब आप इस शब्द को पढ़ोगे सीडीपी के अंदर, किसी बुक के अंदर, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो क्या है इसे हम समझते हैं। तो जो मंगोलिज्म है कहा जाएगा, तो ये एक प्रकार की मानसिक दुर्बलता है। पहली बात, यह जो है एक प्रकार की मानसिक दुर्बलता है मंगोलिज्म। ठीक, कोई पूछे कि मंगोलिज्म क्या है, तो मानसिक दुर्बलता है, मेंटल रिटार्डनेस है, मेंटल वीकनेस है, मानसिक दुर्बलता। दूसरी बात, ये नाम क्या है, ये नाम क्यों लिया गया, मंगोलिज्म में क्यों लिया गया? तो मानव में ही एक मंगोल जाति होती है, मंगोल जाति, मंगोल ट्राइब, मंगोल जाति या मंगोल जनजाति होती है, मंगोल जाति कहना चाहिए। तो ये मंगोल जाति जो, ये इस जाति के जो मानव हैं उनमें मानसिक दुर्बलता बहुत ही अत्यधिक पाई जाती है। इसलिए इस नाम से अटैच करते हुए ही ये नाम बना है, जिसे क्या कहा गया है, मंगोलिज्म कहा गया है। और मानसिक दुर्बलता इनमें जो दिखाई देती है वो कैसे दिखाई देती है? कुछ शारीरिक रूप से कुछ अलग ही दिखाई देते हैं जिनमें मानसिक दुर्बलता होती है। जैसे जो इनकी आंखें होती हैं ये बादाम की तरह होती हैं। अब बादाम की तरह का क्या मतलब है कि जैसे नॉर्मल आंखें होती हैं कि भाई ये गहराई हो, उचित गहराई हो, उचित पैनापन हो, बादाम की तरह बिल्कुल एकदम से पैनापन जैसा, मतलब नॉर्मल आंखें नहीं लगेंगी, एक थोड़ी सी डिफरेंट ही आंख लगेंगी। तो कहा गया कि जो आंखें होती हैं बादाम की तरह होती हैं। दूसरा, जो चेहरा होता है, जो उनका फेस होता है, वो भी तिरछा होता है, थोड़ा चेहरा तिरछा होता है। जो फेस है वो स्लैंटिंग होता है, कहीं ना कहीं उसमें तिरछापन होता है। जो इनका माथा होता है जिसे फोरहेड कह देते हैं,
वो थोड़ा सा भारी होता है, हैवी सा दिखाई देता है। तो आंखें बादाम की तरह होती हैं, जिसमें लिखवाया आपको। और जो होठ हैं, होठ पतले होते हैं। जो लिप्स हैं वो पतले होते हैं काफी। जो गर्दन होती है, नेक, वो काफी छोटी होती है। तो ये कुछ शारीरिक बनावट है जो मैंने आपको लिख दी है। और जो इस तरह के जो इंसान हैं जिनकी शारीरिक बनावट कुछ इस तरह की हो, उनमें एक मानसिक दुर्बलता पाई जाती है, और उस दुर्बलता का नाम है बच्चों मंगोलिज्म। और ये मैंने आपको बताया गया कि ये मंगोल जाति से संबंधित है, इसलिए यहाँ से नाम आया है। तो ये कुछ अन्य प्रकार में ये आएंगे, और इसका ध्यान से सुनते रहिए आप। उसके बाद दूसरा होता है क्रिएटिनिज्म। ये सब शब्द आ चुके हैं एग्जाम में। CRETINISM, क्रिएटिनिज्म। ऐसे भी लिख सकते हैं, जेड भी लिख सकते हैं, जैसा भी आप लिखना चाहें, दोनों ही एप्लीकेबल है। क्रिएटिनिज्म, इनकी जो है शारीरिक वृद्धि जो होती है सीमित ही रह जाती है, ज्यादा इनकी लंबाई नहीं बढ़ती। इनकी जो लेंथ है, जो इनकी हाइट है, लेंथ नहीं बोलना चाहिए, हाइट बोलना चाहिए। इन लोगों की जो हाइट होती है, ये भी एक मानसिक दुर्बलता है। इनकी जो हाइट है वो सीमित रह जाती है, लिमिटेड रह जाती है। एक तरह से कहा जाए तो बौने रह जाते हैं, जिन्हें ड्वार्फ कह दिया जाता है। इनकी जो औसत ऊंचाई होती है लगभग 3 फीट होती है, लगभग 3 फीट होती है। तो आप देख पा रहे हैं काफी कम ऊंचाई रह जाती है, जिसकी वजह से इनमें मानसिक दुर्बलता आ जाती है। और इनमें भी कुछ सारी बनावट होती है, जैसे इनका जो धड़ होता है, जो नीचे वाला हिस्सा होता है, वो काफी बड़ा होता है। काफी चर्बी होती है इनमें, काफी फैटी होते हैं। और जो इनकी स्किन होती है वो काफी ड्राई होती है, रूखी होती है। ठीक, तो कुछ विशेषताएं हैं इनकी, कुछ कमियां हैं। और इस तरह के जो इंसान होते हैं, जो मानव होते हैं, उनमें भी एक मानसिक दुर्बलता पाई जाती है। और बच्चों, उस मानसिक दुर्बलता का नाम क्या है? क्रिएटिनिज्म। ठीक, तो ये दूसरा प्रकार है जो कुछ अन्य प्रकार में है। उसके बाद तीसरा आता है माइक्रोसिफेली। माइक्रोसिफेली यहां लिख लेते हैं। माइक्रोसिफेली, ये तीसरा पॉइंट है इसका। ये भी एक तरह से मानसिक दुर्बलता है। मेंटल रिटार्डनेस है। अब इसका नाम माइक्रोसिफेली क्यों पड़ा? जो माइक्रो होता है, माइक्रो बोला जाता है इसका साइज छोटा हो, और सिफेली जो आता है सिर के लिए आता है, हेड के लिए आता है, इसलिए इसे माइक्रोसिफेली बोला गया है। तो देखा गया है कि इन तरह के जो लोगों में होता है, जो इनका सिर होता है, जो इनका हेड होता है, वो काफी छोटा होता है। काफी स्मॉल होता है। पूरा शरीर की तुलना में जितना साइज सिर का होना चाहिए उसके मुकाबले बहुत ही छोटा होता है। तो आप देख सकते हैं कि एक प्राणी बहुत ही अलग दिखाई देगा, विशिष्ट दिखाई देगा। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है, क्या चल रहा है? विशिष्ट बालकों के प्रकार चल रहे हैं। तो ये सभी चीजें हमें पढ़नी है और मुझे आपको पढ़ानी है। अब रही बात कि कितना छोटा, तो जो सिर की परिधि होती है, सिर की जो परिधि होती है, जिसे बोल सकते हैं सरकमफ्रेंस,
ऑफ हेड। परिधि आप समझते हैं, चारों तरफ जो बाउंड्री है एक तरह से देखा जाए इस तरह से, तो ये देखा गया कि लगभग 15 से 17 इंच होती है, जो काफी छोटा माना जाता है। 15 से 17 इंच होती है। इसलिए इस प्रकार के जो मानव होते हैं उन्हें कहा जाता है कि वो एक रोग से पीड़ित हैं, जो मानसिक दुर्बलता है, और उस रोग को कहा जाता है माइक्रोसिफेली। इनका जो माथा होता है, फोरहेड, वो चपटा होता है। तो ये कुछ शारीरिक बनावट है जिससे पता चल जाएगा कि इस बच्चे को जो है ये विशिष्ट बच्चा है और इसे ये मानसिक दुर्बलता है, जिसे कहते हैं माइक्रोसिफेली। उसके बाद चौथा पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है? मंगोलिज्म। दूसरा क्या है? क्रेटिनिज्म। तीसरा क्या है? माइक्रोसिफेली। और उसके बाद जो चौथा आएगा वो है हाइड्रोसिफेली। हाइड्रोसिफेली। HYDROCEPHALLY, हाइड्रोसिफेली। तो ये जो हाइड्रोसिफेली है ये जस्ट इसी का अपोजिट है। अपोजिट ऐसे है, मानसिक दुर्बलता तो ये भी है, चारों की चारों मानसिक दुर्बलता है। कहीं मानसिक दुर्बलता है तो कहीं शारीरिक है, लेकिन ज्यादातर ये चीजें जो है मानसिक विकास को ज्यादा अवरुद्ध करती हैं, इसलिए मानसिक दुर्बलता ने ज्यादा कहा जाता है तो शारीरिक भी। मेंटल रिटार्डनेस बार बार लिख रहा हूं आपके लिए। तो ये तो सिमिलरिटी है, यहाँ ये भी मानसिक दुर्बलता है, ये भी मानसिक दुर्बलता है। अपोजिट क्या है कि जो इनका सिर है ये तो काफी छोटा होता है, जबकि इनका जो सिर होता है ये काफी बड़ा होता है। जो सिर है, हेड, वो काफी बड़ा होता है। और कभी कभी किसी बुक में आप इसे हाइड्रोना बोल के मैक्रो भी सुन लेते हो आप, मैक्रोसिफेली, क्योंकि मैक्रो का मतलब क्या होता है? बड़ा। ठीक, तो मैक्रोसिफेली भी यही है। इनकी जो सिर की परिधि होती है जो सरकमफ्रेंस होती है वो 28 से 30 इंच तक होती है, जो काफी ज्यादा मानी जाती है और जिससे ये बच्चा भी बहुत अलग ही दिखाई देता है। इसका भी जो माथा होता है चपटा होता है, सिर तो भारी हो ही गया, तो जो पूरा शरीर है वो काफी डिस्टर्ब दिखाई देता है अन्य बच्चों की तुलना में। तो बच्चों इन 4 से 2 हम याद रखेंगे कि ये मंदबुद्धि बालकों के अन्य प्रकार में आ जाएंगे, मंगोलिज्म, क्रेटिनिज्म, माइक्रोसिफेली, हाइड्रो या मैक्रोसिफेली। ठीक, ये टॉपिक आपका हो गया। उसके बाद आगे चलेंगे, इसे मैं रब कर रहा हूं। तो बच्चों विशिष्ट बालकों में हमने क्या क्या पढ़ा, फिर रिवाइज करते हैं एक बार। पहले पढ़ा था हमने सही रूप से जो असक्षम बालक होते हैं, फिर पढ़ा था हमने पिछड़े बालक, बैकवर्ड चिल्ड्रन, फिर पढ़ा है हमने मंदबुद्धि बालक, मेंटली रिटार्डेड। और ये जो तीनों के तीनों बालक हमने पढ़े हैं ये कहीं ना कहीं यहाँ नेगेटिव साइड दिखाते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट मैं ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ प्रतिभाशाली बालक, जो पॉजिटिव साइड दिखाएगा, और वो भी कहाँ आएगा? विशिष्ट बालक में आएगा। क्यों आएगा ये बात मैं पहले पीरियड में आपको अच्छी तरह समझा चुका हूँ कि नेगेटिव साइड भी आती है और पॉजिटिव साइड भी आती है। तो नेक्स्ट साइड लेते हैं प्रतिभाशाली बालक।
इसे जीनियस भी कह देते हैं, इसे गॉड गिफ्टेड भी कह देते हैं। प्रतिभाशाली बालक। अब इस नाम से आपको पता चल गया कि जो है पॉजिटिव साइड है, सब चीजों में आगे रहने वाला जो बालक है वही प्रतिभाशाली बालक होगा। लेकिन इसके लिए और जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो क्या क्या हो सकती हैं, कैसे हो सकती हैं, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आएगा बच्चों, इसका जो IQ होता है, इसकी जो बुद्धि लब्धि होती है, अब तो याद हो गई होगी आपको, वो 140 या 140 से अधिक होती है, जो हम पीछे पढ़ के आए हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये हो गया कि या जो इसका जो IQ होगा 140 हो या 140 से ज्यादा हो, मोर देन 140 हो, तो हम उस बालक को क्या कह देते हैं, प्रतिभाशाली बालक कह देते हैं। दूसरा, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जो इन बालकों को अधिसामान्य बालक कहते हैं। अधिसामान्य मतलब सामान्य से ऊपर, अधिक, जैसे अधिक बोलते हैं, अधिक से क्या है, अधिक आया, इसे बोलते हैं सुपर नॉर्मल। सुपर नॉर्मल। तो ये कुछ इंपोर्टेंट बातें हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाती हैं, मैं आपको बता रहा हूं। तो कोई पूछेगी अधिसामान्य बालक क्या है, सुपर नॉर्मल बालक क्या है, तो वो भी क्या है, प्रतिभाशाली बालक ही है, अन्य कोई नहीं है। उसके बाद अगर मैं सभी बच्चों की बात करता हूं तो इनमें कहा गया है कि लगभग 1% से 2% बालक ही ऐसे होते हैं जो इस कैटेगरी में या इस श्रेणी में आते हैं। किसी स्कूल की बात करें, किसी यूनिवर्सिटी की बात करें, है ना, कक्षा तो बहुत छोटी हो जाएगी प्रतिभाशाली के लिए। बाकी हम क्लास में तो ये कह सकते हैं कि हमारे 40 बच्चे हैं तो 40 में हम तुलना कर रहे हैं तो प्रतिभाशाली है। लेकिन प्रतिभाशाली का मतलब ये नहीं होता कि 40 में हम तुलना कर लें, जो एक वर्ड है जिसे हम जीनियस कह रहे हैं, तो बहुत सारी संख्या, बहुत बड़ी संख्या में कोई एक, उसे हम प्रतिभाशाली कहते हैं। तो लगभग देखा जाता है कि 1 से 2% इनकी मात्रा होती है, इनकी नंबर्स होते हैं। उसके बाद जो इनकी सीखने की गति होती है वो बहुत सुपर फास्ट होती है। जो सीखने की गति होती है बहुत ज्यादा होती है। लर्निंग स्पीड जो होती है बच्चों की वेरी मच, बहुत ज्यादा होती है। थोड़ा सा मैं कोडिंग में लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए। जब एक नए वातावरण में जाएंगे तो बहुत ही जल्दी वहां पे समायोजित हो जाएंगे। इन्हें समायोजन में, यानी कि एडजस्टमेंट में कोई ज्यादा दिक्कत ही नहीं आएगी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि समायोजन ना हो। देखना तो ये है कि वो कितना समय लेंगे, कितना कम समय लेंगे समायोजित होने में। तो नए वातावरण में समायोजित होने में काफी कम समय लगता है, काफी कम समय लगता है। न्यू एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने में बहुत ही कम समय लगेगा इन प्रतिभाशाली बालकों को। इनकी जो शैक्षिक उपलब्धि होती है या शैक्षिक लब्धि होती है वो श्रेष्ठ होती है। जो इनका EQ है, शैक्षिक लब्धि, वो श्रेष्ठ होती है, सुपीरियर होती है। अभी थोड़ी देर पहले जो मनोवैज्ञानिक है बर्ट, उन्होंने कहा था कि अगर किसी की शैक्षिक लब्धि EQ 85 से कम रह जाती है तो वो क्या होता है, पिछड़ा बालक होता है, बैकवर्ड चाइल्ड होता है। इनकी सुपीरियर होती है, श्रेष्ठ होती है। तो कहीं 140, 150, 160, जिस तरह से बुद्धि लब्धि इनकी 140 140 से अधिक होती है, तो इसी के आसपास इनकी क्या होती है, शैक्षिक लब्धि भी होती है बहुत ज्यादा। उसके बाद इनकी शैक्षिक जो उपलब्धियां हैं वो भी बहुत ज्यादा होती हैं, बहुत पढ़े लिखे बालक होते हैं।
अपनी क्लास में आगे रहने वाले बालक होते हैं, जो इनकी उपलब्धियां हैं, जो इनके अचीवमेंट हैं, वो भी बहुत ज्यादा होते हैं, प्लस में ही होते हैं, अपनी क्लास में सबसे आगे, अपने परिवार में सबसे आगे। तो ये कुछ पहचान है जिनकी वजह से हम प्रतिभाशाली बालकों की हम पहचान कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, इसे इतने रहने देते हैं। अब है समस्यात्मक बालक। समस्यात्मक बालक भी विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आएगा। ये 3 हो गए थे, वो नंबर 4 लिख लिया मैंने, और अब है नंबर 5, समस्यात्मक बालक, प्रॉब्लम चाइल्ड। अभी जो समस्यात्मक बालक है, सबसे पहले हमें देखना होगा कि समस्या किसके लिए है, समस्या किस किसके लिए पैदा कर सकता है। नंबर 1 समस्या सबसे पहले किसके संपर्क में आता है? सबसे पहले बच्चे का जो वातावरण होता है वो क्या होता है? वो उसका परिवार होता है। तो सबसे पहले तो जो समस्या होगी किसके लिए होगी? परिवार के लिए होगी, फैमिली के लिए होगी। परिवार के लिए, फॉर फैमिली। परिवार में एडजस्ट नहीं हो पाएगा, अलग ही मनोदशा रहेगी, अलग ही सोच रहेगी, जल्दी से घुल मिल नहीं पाता। अगर और भी भाई बहन है तो उनसे हमेशा झगड़ा रहेगा, मारपीट रहेगी। तो ये बच्चों की पहली सी पहचान हो जाती है कि ये क्या है? समस्यात्मक बालक है। फिर परिवार से निकल के जो बच्चा जब आगे जाएगा तो कहाँ जाएगा? विद्यालय में जाएगा, स्कूल में जाएगा। तो स्कूल के लिए समस्या उत्पन्न करेगा। ठीक, वो बाद में हम चर्चा करेंगे कि समस्या के बारे जो है नॉर्मल हो सकता है, नहीं हो सकता। उसके बाद विद्यालय में किसके संपर्क में आएगा? जो शिक्षक हैं, जो टीचर हैं। ये उस बच्चे को सिखाने का प्रयास करेंगे, लेकिन किसी न किसी वजह से क्लास को डिस्टर्ब करना, दूसरे बच्चों को परेशान करना, और किसी भी तरह से अन्य बालकों के जैसा ना रहना, क्लास में कुछ अलग ही दिखाई देना, बहुत ज़्यादा उत्तेजना, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहना, जल्दी से किसी चीज़ को करने की होड़ होना, जल्दी से उठना, जल्दी से बैठना, सब चीज़ें जो है काफ़ी डिस्टर्ब करने वाला। तो ये फिर शिक्षक के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और लाइफ तो बहुत आगे तक है, ये तो सिर्फ हम क्या कर रहे हैं? पढ़ाई के लिए कर रहे हैं। आगे आगे जो उसका पारिवारिक मामला होता है वहाँ तक भी ये समस्याएं जाएंगी, भले चाहे कम हो जाए उम्र के साथ साथ, लेकिन समस्या आगे तक जाएंगी जाएंगी। और जो पारिवारिक स्थिति है उसके रवैये की वजह से वे भी ना कहीं डिस्टर्ब ही होंगी। तो ये तो मैंने समझाने का प्रयास किया कि जो समस्यात्मक बालक है, जो प्रॉब्लम चाइल्ड है, वो क्या होता है और कैसे होता है। इसके बाद अब हमें ये देखना होगा कि जो इनकी जो मानसिक योग्यता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, जो मेंटल एबिलिटी है वो कैसी होती है इनकी। तो अगर मैं मानसिक योग्यता की बात करता हूं बच्चों, किनके लिए? समस्यात्मक बालकों के लिए। मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी। तो जो मानसिक योग्यता होती है ये हो सकता है औसत हो, यानी कि एवरेज हो सकता है औसत से कम हो सकता है औसत से कम हो, लेस देन एवरेज हो, और ये भी हो सकता है कि औसत से अधिक हो। मोर देन एवरेज हो। तो इन बातों से पता चलता है कि जो समस्यात्मक बालक हैं वो मानसिक रूप से किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। हो सकता है वो एवरेज हो सकता है वो बहुत एवरेज से कम हो, और हो सकता है वो एवरेज से बहुत ज़्यादा भी हो। तो मानसिक योग्यता को हम निश्चित नहीं कर सकते कि अगर ये समस्यात्मक बालक है तो इसकी जो मानसिक योग्यता है वो इस प्रकार से ही रहेगी। अगला जो पॉइंट है वो है
एक शब्द सुना होगा आपने, अपराधी बालक, और हम क्या पढ़ रहे हैं, समस्यात्मक बालक। तो हम अब ये सोचेंगे कि जो अपराधी बालक होता है और ये जो समस्यात्मक बालक है, क्या ये दोनों एक ही हैं या इनमें कोई अंतर होता है? जो अपराधी बालक होता है क्रिमिनल, और इसकी बात कर रहे थे हम समस्यात्मक बालक की, प्रॉब्लम चाइल्ड की, तो इन दोनों में कुछ अंतर होता है या दोनों एक ही होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अपराधी बालक को भी हम भली भांति समझते हैं, जो अपराधी गतिविधियों में व्यस्त रहे, और समस्यात्मक बालक क्या है, थोड़ा सा भी हमने पढ़ा है। लेकिन इसके लिए कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि जो प्रत्येक अपराधी बालक होता है कम से कम अपने माता पिता के लिए समस्यात्मक बालक होता है, परंतु समस्यात्मक बालक के लिए आवश्यक नहीं है कि वह अपराधी श्रेणी में आता हो। मतलब एक चीज इधर से तो पॉसिबल है लेकिन इधर से पॉसिबल नहीं है। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर कोई अपराधी बालक है, कोई क्रिमिनल बालक है, तो वह समस्यात्मक तो हो सकता है, लेकिन जो समस्यात्मक बालक है, जो प्रॉब्लम चाइल्ड है, वो कुछ जरूरी नहीं है कि क्या हो, अपराधी बालक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बात समझ में आ रही है मेरी? ज्यादा लिखना नहीं चाह रहा हूं। जो अपराधी बालक होता है वो तो समस्यात्मक हो सकता है, क्योंकि कम से कम वो उसकी जो शुरुआत होगी कहाँ से होगी, परिवार से होगी, तो परिवार के लिए तो समस्या होगी अपराधी बालक की। लेकिन जो हर कोई समस्यात्मक बालक है, मान लिया वो परिवार को परेशान कर रहा है, विद्यालय को डिस्टर्ब कर रहा है, शिक्षक को डिस्टर्ब कर रहा है, तो हम उसे अपराधी तो नहीं कह सकते, आपराधिक मामले तो कुछ अलग होते हैं। तो ये कहा गया है कि अपराधी बच्चा समस्यात्मक तो हो सकता है, लेकिन हर एक समस्यात्मक बच्चा अपराधी नहीं हो सकता, और ये बात आपको भी जस्टिफाई लगती होगी जो यहाँ कही गई है। उसके बाद अब बात करते हैं कि जो समस्यात्मक बालक होते हैं क्या ये ठीक हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो हम ये कह सकते हैं कि इनके लक्षण हैं वो स्थायी नहीं होते, क्योंकि बीमारी नहीं है कि जो ठीक नहीं होगी। इनके जो लक्षण हैं जो डिस्टर्ब करते हैं हर को, ये स्थायी नहीं होते। ये परमानेंट नहीं होते, नॉट परमानेंट। देखा जाता है कि 4 से 5 साल बाद कुछ समस्यात्मक बालक तो ऐसे होते हैं कि अपने आप ही नॉर्मल हो जाते हैं, सामान्य हो जाते हैं, लेकिन कुछ बालक ऐसे भी होते हैं जो अभी भी समस्यात्मक ही हैं। तब एक कुशल अध्यापक का कार्य ये होता है कि ऐसे बच्चों को पहचाना जाए और उनका जो है मार्गदर्शन किया जाए, उन्हें गाइड किया जाए, डांट कर नहीं, धमका कर नहीं, बहुत प्यार से समझाया जाए कि बच्चे अगर आप ऐसा कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। उसे अपनी बात उसके दिमाग में जाने दीजिए ताकि वो सोचने में मजबूर हो जाए कि सामने वाला क्या कह रहा है और क्यों कह रहा है। और देखा गया है कि मार्गदर्शन करने के बाद ये बच्चे जो है सामान्य हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन डिपेंड ये करेगा कितनी आयु में, कि मार्गदर्शन जो है कब दिया गया, कैसा दिया गया, ये सब बातें जरूर हैं जो ध्यान रखनी पड़ेगी एक कुशल अध्यापक को पढ़ाते वक्त। तो पहले बच्चे वैसा रिवाइज कर लेते हैं। तो हेडिंग क्या था हमारा, प्रतिभाशाली बालक था, इसे जीनियस भी कह देते हैं, गॉड गिफ्टेड भी कह देते हैं। इनकी जो IQ होती है वो 140 से अधिक होती है। इन्हें बहुत से मनोवैज्ञानिकों द्वारा अधि सामान्य बालक भी कहा गया है, सुपर नॉर्मल। और बहुत बड़ी संख्या में इनकी मात्रा बहुत ही कम होती है, इनके नंबर बहुत कम होते हैं, केवल 1% से 2% ही पाए जाते हैं। सीखने की गति बहुत ज़्यादा होती है, लर्निंग स्पीड इज वेरी मच। नए वातावरण में समायोजित होने में बहुत ही कम समय लगता है, बहुत ही जल्दी घुल मिल जाते हैं क्योंकि इनका IQ बहुत ज़्यादा है। इनका जो EQ होता है, शैक्षिक उपलब्धि, वो भी बहुत ज़्यादा होती है। और उपलब्धि, अचीवमेंट, स्कूल हो, घर हो, कोई प्रतियोगिता हो, कंपटीशन हो, कुछ भी हो, सब में इनके जो अचीवमेंट होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं सामान्य की तुलना में। फिर नेक्स्ट हेडिंग आया 5वां, समस्यात्मक बालक, प्रॉब्लम चाइल्ड। परिवार के लिए समस्या होते हैं, विद्यालय के लिए होते हैं, फिर शिक्षक के लिए होते हैं, फिर आगे भी हो सकते हैं अपने परिवार के लिए जब स्कूल वगैरह खत्म हो जाए, कॉलेज वगैरह खत्म हो जाए। इनकी जो मानसिक योग्यता है वो एवरेज भी हो सकती है, एवरेज से कम भी हो सकती है,
एवरेज से ज़्यादा भी हो सकती है। अतः ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि जो समस्यात्मक बालक है वो पढ़ने में कैसा होगा। डिस्टर्बेंस तो करेगा, लेकिन उसका आने वाला जो फ्यूचर है, जो मानसिक विकास है, वो अवरुद्ध रहेगा या तेज गति से बढ़ेगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। उसके बाद अपराधी बालक और समस्यात्मक बालकों में क्या संबंध है, तो मैंने बताया कि जो अपराधी बालक है वो तो समस्यात्मक हो सकते हैं, होते हैं, लेकिन जो प्रत्येक समस्यात्मक बालक है वो अपराधी नहीं होता है। इनके जो लक्षण है वो स्थायी नहीं होते, इसलिए ठीक हो सकते हैं, सामान्य हो सकते हैं, अपना भी हो जाते हैं 4, 5, 6 साल की आयु में, या इनका मार्गदर्शन किया जाएगा कुशल अध्यापक के द्वारा और तब जाकर इनकी बात समझ में आएगी। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। ये मैं रब कर देता हूं। ये जो होते हैं समस्यात्मक बालक कक्षा में विघ्न पैदा करने वाले होते हैं, बार बार टोकर टाके रखते हैं, कक्षा में जो है कानाफूसी करते रहते हैं और टीचर को भी डिस्टर्ब करते रहते हैं। जो इनके पास बैठे रहते हैं अन्य छात्र और छात्राएं, वो तो डिस्टर्ब रहेंगे रहेंगे। बहुत ही एक्साइटमेंट रहता है, कुछ भी बताने में, कोई भी एक्शन करेंगे, एटलीस्ट खेलना भी हो, मात्र कुर्सी पे खड़ा भी होना हो, तो इतनी तेजी रहती है कि शायद खड़ा तो बाद में हो जाएगा, पहले कुर्सी गिर जाएगी, क्योंकि विवेक इनमें नहीं रहता। और जहां विवेक नहीं रहेगा वहां कुछ ना कुछ तो डिस्टर्ब होगा ही होगा। तो इन बालकों की पहचान एक कुशल अध्यापक ऐसे ही कर लेता है, सिर्फ देखकर, जज करके, कि इनमें जो गति बहुत ज्यादा होती है, बहुत जल्दी बोलने की उत्सुकता होती है, बहुत जल्दी बोला जाए, बहुत जल्दी खड़ा हुआ जाए, बहुत जल्दी जाया जाए, हर काम में बहुत स्पीड दिखाने का प्रयास करते हैं, समस्या उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। उसके आगे बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हमने क्या क्या पढ़ा। शारीरिक रूप से असक्षम बालक पढ़ लिए, पिछड़े बालक पढ़ लिए, मन बुद्धि बालक पढ़ लिए, प्रतिभाशाली पढ़ लिए, समस्यात्मक बालक पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं संवेगात्मक कुसमायोजित बालक। संवेगात्मक, यह आई थिंक छठा पॉइंट है। संवेगात्मक कुसमायोजित बालक, इमोशनली maladjusted children। अब ये भी एक तरह से विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं। संवेगात्मक, संवेगा भली भांति जानते हैं क्या होते हैं संवेग, इमोशंस होते हैं। संवेग क्या होते हैं, इमोशंस। क्या होते हैं संवेग, प्रेम होता है, भय होता है, क्रोध होता है, प्रेम को कह सकते हैं अफेक्शन, फियर, एंगर। तो संवेग का मतलब तो ये है। तो इमोशनली काफी अटैच होते हैं, बहुत ही जल्दी किसी भी चीज से घबरा जाने वाले, बहुत ही जल्दी गुस्सा आ जाने वाला, बहुत ही जल्दी दूसरों से परेशान हो जाने वाले। मतलब इनका कहीं भी अपने संवेगों पे, अपने इमोशंस पे काबू नहीं रहता है। साधारण बालकों की तुलना में ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत ही जल्दी आंखों में आंसू आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जब ये क्लास में बैठेंगे तो क्लास भी डिस्टर्ब होगी इनकी वजह से। एटलीस्ट अगर मान लिया 40 बच्चे पढ़ रहे हैं, 20 बच्चे पढ़ रहे हैं और उनमें एक बच्चा कुछ ऐसा हो जो काफ़ी मेंटली डिस्टर्ब तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन मेंटली वीक कहना चाहिए, क्योंकि ये भी मेंटली वीक की श्रेणी में आएंगे संवेगात्मक। तो उससे कहीं ना कहीं जो क्लास है वो पूरी डिस्टर्ब होगी, जो उसके आसपास पढ़ने वाले हैं वो भी डिस्टर्ब होंगे। तो एक कुशल अध्यापक की यही पहचान है, यही कर्तव्य है, यही उत्तरदायित्व है कि इन बच्चों को बहुत जल्दी पहचाना जाए और इन्हें इन्हीं की तरह से टैकल किया जाए। अगर ये संवेगात्मक रूप से काफ़ी कमज़ोर दिखाई देते हैं
तो इन्हें डांटने से बचना चाहिए, इन्हें कोई भी बात ऐसी कहने से बचना चाहिए जिससे फील करते हो, और इन्हें सिर्फ उत्साह इनका बढ़ाएं। कुछ अगर गलती कर भी देते हैं तो भी इन्हें मोटिवेट करने का प्रयास करें, ताकि वो सिचुएशन जिसमें बार बार आना चाहते हैं टीचर उसके सामने वो सिचुएशन लाई न, तो वो जो टीचर है वो एक कुशल अध्यापक हो जाएगा इस केस में, और इस परिस्थिति से इस बच्चे को भी बाहर निकाल लेगा, और किसी भी सूरत में क्लास भी कभी भी इंटरप्ट नहीं होगी। ठीक, तो ये जो संवेगात्मक है कुसमायोजित, अभी जो शब्द है कुसमायोजित, ये फिर वही है कि वातावरण के साथ क्या है, समायोजित नहीं हो पाए, वातावरण ही बिगाड़ के रख दिया, एडजस्ट नहीं हो पाए, बच्चों के साथ भी एडजस्ट नहीं हो पाए, टीचर के साथ भी एडजस्ट नहीं हो पाए, अपनी ही सोच अपनी ही थिंकिंग को लेकर बस आगे चल रहे हैं, जो है हम हैं, जैसे हैं हम हैं, दूसरे की नहीं सुननी है, दूसरे की नहीं माननी है, और अगर मान लिया उनका विरोध किया जाएगा तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने बताया रोना धोना, फिजिकली मेंटली परेशान हो जाना, नर्वसनेस आ जाना, घबराहट की स्थिति हो जाना, शरीर के अंगों में कपकपाहट हो जाना, ऐसे बहुत सारे केस होते हैं, बहुत सारे केस देखे जाते हैं। तो इन्हें बहुत ही टाइमली मैनेज करना पड़ता है, बहुत ही अच्छे तरीके से। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है भाषा दोष वाले बालक, नंबर 7 है भाषा दोष वाले बालक, इसे लिख सकते हैं चिल्ड्रन विद स्पीच डिफेक्ट। अब भाषा, स्पीच बोल लो, लैंग्वेज ले सकते हो, भाषा आप समझते हैं, जब कभी बोलने का नंबर आता है तो बहुत से बालकों में हकलाहट होती है, नर्वसनेस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो जो उन्हें पता भी है जो वो बोलना चाहते हैं वो भी नहीं बोल पाते। और ये चीज़ें तो नॉर्मल बच्चों में भी देखी जाती है, मान लिया आप हो और मैं हूँ, हम भी सब नॉर्मल हैं, तो उसमें ऐसा देखा जाता है कि जब मान लिया हम कहीं क्लास में बैठे हैं, 50-60 बच्चों के पास बैठे हैं, तो हमें कुछ हम नॉर्मल रहते हैं, लेकिन अगर मान लिया मैंने खुद देखा है क्लास में कि मान लिया किसी बच्चे को ये कह देता हूँ कि भाई आप खड़े होकर मेरे पास आइए और आपको ये चीज़ यहाँ पे खड़े होकर बोलनी है, तो मुझे पता होता है कि वो चीज़ उस बच्चे की याद है, लेकिन जैसे ही वो बच्चा खड़ा होके उन बच्चों के बीच में से उठ के आएगा तो मैंने खुद ही महसूस किया है कि उनके शरीर के जो पार्ट्स होते हैं उनमें कपकपाहट होनी शुरू हो जाती है, और जैसे जैसे वो आगे यहाँ खड़ा होगा उसके बाद जो उसे याद था बहुत ही अच्छे तरीके से वो उसे बोल ही नहीं पाता, उसमें इतनी जैसी हेजिटेशन आ जाती है, इतनी झिझक आ जाती है कि आवाज़ और जो जीभ है उसका साथ नहीं देती, लड़खड़ाहट शुरू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, भाषा दोष है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, या ऐसी परिस्थितियों से वो बहुत ही कम गुजरा है या गुजरा ही नहीं है या गुजरना ही नहीं चाहता, वो ऐसी परिस्थितियों के साथ सामंजस्य नहीं करना चाहता, एडजस्टमेंट नहीं करना चाहता। तो इस तरह के बच्चे जो है भाषा दोष वाले बालक होते हैं, चिल्ड्रन विद स्पीच डिफेक्ट। बहुत सारी एक्टिविटी ऐसी होती हैं जब टीचर के द्वारा स्कूल में कराई जाती हैं ताकि स्टूडेंट के अंदर मोटिवेशन आए। तो मोटिवेशन इम्प्रूव करने का, बूस्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि अगर अपने आप सीट पे बैठे हुए पढ़ रहे हो तो एक अलग बात है, लेकिन अगर मान लिया आप आगे आते हो, खड़े होते हो और बोर्ड पे सब बच्चों के सामने कुछ लिख के उन्हें दिखाते हो, तो समथिंग दिस इज ए लाइक डिफरेंट थिंग। तो हो सकता है कि वहाँ पे उसे भाषा दोष हो, या तो वो आत्मविश्वास की कमी हो उसकी वजह से उसमें भाषा दोष बन गया हो, या पहले से ही कुछ फिजिकली प्रॉब्लम हो, जल्दी जल्दी ना बोल पाता हो, घबराहट जल्दी हो जाती हो, बहुत सबकी जो है जीभ का जो नीचे वाला तालू होता है वो जुड़ा होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें पता नहीं चल पाता, यहाँ तक कि जो उनके माता पिता है उन्हें भी नहीं चल पाता, वो सामान्य बच्चों की तुलना में बहुत ज़्यादा समय में बोलना शुरू करते हैं। और जब मान लिया एक बच्चा तो पहले ही बोलना शुरू कर देता है और दूसरा बच्चा इसकी वजह से बहुत देर में बोलना शुरू करता है, तो कहीं ना कहीं वो उसकी पर्सनैलिटी में चली जाती हैं चीज़ें, वो बोलने से बचता है। कुछ बच्चों में हकलाहट होती है, किसी शब्द पे अटक जाते हैं। तो जो ऐसे बच्चे हैं वो सब क्या हैं, भाषा दोष वाले बालक हैं। तो एक कुशल अध्यापक को यह आवश्यक है कि ऐसे बच्चों का ध्यान रखें और ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए,
ऐसे बच्चों को स्पीच देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? आपका दिमाग क्या कहता है? अगर हम स्पीच नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं हमें उस इनएबिलिटी से हमें वंचित कर रहे हैं कि भाई ये काम हमारे लिए है ही नहीं, सेपरेट कर दिया। और अगर दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने अंदर ह्यूमिलेशन फील कर रहे हैं, कहीं ऐसा फील कर रहे हैं कि कहीं उनकी मजाक उड़ाई जा रही है। तो क्या करना चाहिए? तो एक कुशल अध्यापक को ये है कि ये मौके तो देने चाहिए लेकिन कक्षा में ना दे, कक्षा के बाद उसे अलग से बोलने का प्रोत्साहन दे, जहाँ वो अटक जाए उसे बूस्टअप करे, ताकि धीरे धीरे वो इस समस्या से बाहर आ सके। तो बच्चों आज की इस पीरियड में इतना ही। और विशिष्ट बालकों के प्रकार हमने पढ़ लिए हैं कि विशिष्ट बालक क्या हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। ये जो टोटल मैंने बताए हैं आपको पढ़ाए हैं 7 प्रकार के। फिर एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। जो नंबर 1 थे वो शारीरिक रूप से असक्षम बालक थे, फिजिकली हैंडीकैप। फिर नंबर 2 क्या थे? आप भी सोचो क्या थे? पिछड़े बालक, बैकवर्ड चिल्ड्रन। फिर नंबर 3 पे क्या थे? मंदबुद्धि बालक, मेंटली रिटार्डेड। उसके बाद नंबर 4 पे क्या आया था बताइए? नंबर 4 पे क्या आया था? प्रतिभाशाली बालक आया था, जिसे गिफ्टेड चिल्ड्रन कह दिया था या जीनियस कह दिया था, वो भी यहीं आते हैं। फिर नंबर 5 में क्या आया था? समस्यात्मक बालक आए थे, प्रॉब्लम चाइल्ड। नंबर 6 में क्या था? संवेगात्मक कुसमायोजित बालक, इमोशनली मैल एडजस्टेड चिल्ड्रन। और नंबर 7 पे क्या आया है? भाषा दोष वाले बालक। तो ये टॉपिक जो है हो चुका है विशिष्ट बालक का। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।